हाँ जी बच्चों, यस 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 यस, जल्दी आ जाइए सब लोग। कंपटीशन एक्ट, बढ़िया टॉपिक है बच्चों, मजेदार टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो देखते हैं। हाँ जी, सबसे पहले बच्चों, सबसे पहले कंपटीशन की कोई ऐसे परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है। कंपटीशन की एक डेफिनेशन वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में आई थी, जिसके तहत ये बताया गया कंपटीशन एक मार्केट में सिचुएशन है। और इस कंपटीशन कंपटीशन मार्केट की एक सिचुएशन है जहां पर बायर और सेलर क्या करते हैं बच्चों, इंडिपेंडेंटली क्या करते हैं, स्ट्राइव करते हैं। बायर और सेलर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं क्या पाने के लिए। तो इट्स अ सिचुएशन मार्केट जिसमें फर्म या फिर सेलर इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली मतलब कलेक्टिवली नहीं है, इंडिपेंडेंटली मतलब हर एक इंसान, हर एक कॉम्पिटिटर दूसरे कॉम्पिटिटर से अलग है, और वो स्ट्राइव करते हैं क्या पाने के लिए बच्चों, बायर की लॉयल्टी पाने के लिए। ठीक है। कंपटीशन और इकोनॉमिक एफिशिएंसी, आप सबको पता है, कंपटीशन बढ़ता है तो फर्म्स जो हैं, बिजनेस हाउसेस जो हैं, वो अपने कॉस्ट को कम करते हैं। जब कंपटीशन बढ़ता है तो बिजनेस हाउसेस अपने कॉस्ट को कम करते हैं, क्यों? जिससे उनकी प्रोडक्ट कॉस्टिंग क्या हो, कम हो, और वो कस्टमर को प्राइस सस्ते में बेच पाए। कंपटीशन लॉ और कंपटीशन पॉलिसी बच्चों, मेरा यकीन मानिए एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन आया है, डिफरेंस बिटवीन कंपटीशन लॉ एंड कंपटीशन पॉलिसी। बच्चों याद रखिए, किसी भी देश में पॉलिसी बड़ी होती है बच्चों, भारत में ये नॉट ओनली इन इंडिया, बट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या बनाते हैं, लॉ बनाते हैं। ठीक है। तो जैसे हमारे देश की जो कंपटीशन पॉलिसी है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हेल्दी और फेयर कंपटीशन को प्रमोट करना, और ऐसी एक्टिविटीज को रोकना, ऐसी एक्टिविटीज को रोकना जो क्या कर रही हैं बच्चों, जो अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट कंपटीशन के ऊपर डालती हैं, उन एक्टिविटीज को रोकना। तो ये हमारी कंपटीशन पॉलिसी है, और इस कंपटीशन पॉलिसी को अचीव करने के लिए हमने क्या बनाया, कंपटीशन एक्ट बनाया। हमारा कंपटीशन एक्ट है, कंपटीशन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमने बनाया। ठीक है। नाउ, कंपटीशन पॉलिसी हो या कंपटीशन लॉ हो, ये उस इंसान को नुकसान पहुंचाता है, उस इंसान को अफेक्ट करता है जो गलत तरीके से क्या करना चाहता है बच्चों, कंपटीशन में फायदा उठाना चाहता है, जो गलत तरीके से कंपटीशन में आगे बढ़ना चाहता है, ये उस इंसान को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। ठीक है ना। उसके बाद बच्चों, भारत में कंपटीशन रिजीम क्या था बच्चों, तो आपको पता होगा भारत में कौन सा लॉ चलता था, एमआरटीपी एक्ट 1969, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1951। ये दो लॉ ने इंडिया की ऐसी की तैसी कर रखी थी, इंडिया को बर्बाद कर रखा था। और इनके चलते बच्चों हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा क्राइसिस हुआ 1991 में। ठीक है। तो उसके बाद गवर्नमेंट बेसिकली एमआरटीपी एक्ट के थ्रू थ्रू एमआरटीपी एक्ट गवर्नमेंट क्या कर रही थी बच्चों, एमआरटीपी एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट किस में लगी हुई थी बच्चों, गवर्नमेंट लगी हुई थी मोनोपोलीज को क्या करने में, रिस्ट्रिक्ट करने में बच्चों। मतलब गवर्नमेंट ये देख रही थी कि जो भी कंपनीज, जो भी फर्म्स मोनोपोलिस्टिक पोजीशन में, गवर्नमेंट उनको कंट्रोल कर रही थी। ठीक है। मतलब गवर्नमेंट बैड बुरा मानती थी, कोई इंसान अगर नेचुरली मेहनत करके अगर आगे बढ़ जाए, डोमिनेंट पोजीशन में पहुंच जाए, तो गवर्नमेंट उसको अलग अलग तरीकों से क्या करती थी, रिस्ट्रिक्ट करती थी, उसके ऊपर शर्तें लगाती थी। बट कंपटीशन एक्ट तो बच्चों, ये जो एमआरटीपी एक्ट है ना, ये लिबरलाइजेशन के पहले ठीक था, फिर भी देश बर्बाद होने के पीछे बहुत बड़ा रीजन एमआरटीपी एक्ट है। सच्चर कमेटी को अपॉइंट किया गया, सच्चर कमेटी से बोला गया कि बताइए कि एमआरटीपी एक्ट को और आसान कैसे बनाया जाए। बट इससे भी कुछ नहीं हुआ। सच्चर कमेटी आई, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो बच्चों हमने क्या किया, हमने राघवन कमेटी अपॉइंट की, और राघवन कमेटी के रिकमेंडेशन पे हमने क्या लाया बच्चों, हम इंडिया में कंपटीशन एक्ट 2002 हम इंडिया में लेकर आए। चलिए बच्चों ध्यान से देखते हैं। तो कंपटीशन एक्ट, सबसे पहला कंपटीशन एक्ट क्यों पास किया गया बच्चों, कंपटीशन एक्ट इसलिए पास किया गया ताकि हम भारत की अर्थव्यवस्था में, इंडियन इकोनॉमी में कंपटीशन को प्रमोट कर सके। कंपटीशन एक्ट आने के बाद एमआरटीपी एक्ट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, और एमआरटीपी कमीशन पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा। कंपटीशन एक्ट अपने ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करेगा,
हाउ वुड कंपटीशन एक्ट अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव? एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स को खत्म, मतलब ये सब एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स हो गए, डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज करना, कॉम्बिनेशंस को रेगुलेट करना, ये सारी चीजें बच्चों जो है जिनके थ्रू कंपटीशन एक्ट क्या करेगा, अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करेगा। ठीक है, कंपटीशन एक्ट में, कंपटीशन एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, कंपटीशन एक्ट जैसे सेबी एक्ट के अंदर सेबी को पावर दी गई है, उसी तरह से कंपटीशन एक्ट के अंदर किसको एस्टेब्लिश किया गया है बच्चों? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, और इसकी ड्यूटी बताए गए। डेफिनेशन, डेफिनेशन में सबसे पहले एक्विजिशन, डायरेक्टली इनडायरेक्टली अक्वायरिंग और अग्रीइंग टू अक्वायर शेयर, वोटिंग राइट्स और एसेट्स, या फिर कंट्रोल अक्वायर कर लेना। कंट्रोल का मतलब वही है जो कंपनीज एक्ट के 2 क्लॉज 27 में है बच्चों। कंपनीज एक्ट में जो हम कंट्रोल का मतलब पढ़ते हैं वही है। नाउ अग्रीमेंट बच्चों, अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? अग्रीमेंट का मतलब बच्चों अंडरस्टैंडिंग, अरेंजमेंट, या फिर कॉन्सर्टेड एक्शन। प्लीज हियर, अग्रीमेंट का मतलब क्या है बच्चों? अंडरस्टैंडिंग, अरेंजमेंट, या फिर कॉन्सर्टेड एक्शन। ये फॉर्मल हो, इनफॉर्मल हो, राइटिंग में हो, ओरल हो, या किसी भी तरीके से हो, एनफोर्सिएबल बाय लॉ हो या फिर एनफोर्सिबल बाय लॉ ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अग्रीमेंट है, राइटिंग में है, नहीं है। एक कंपनी ने, फॉर एग्जाम्पल एवररेडी बैटरी, जो एवररेडी सेल है, उसने अपने सेल के प्राइस बढ़ा दिए, उसने अपनी बैटरी के प्राइस बढ़ा दिए, छोटी वाली सेल के प्राइस बढ़ा दिए। एवररेडी को देख के पूरे इंडिया में 5 और कंपनीज ने अपने प्राइस बढ़ा दिए। अब इनके बीच में कोई अग्रीमेंट हुआ था, कोई मीटिंग हुई थी? नहीं। बट ये कॉन्सर्टेड एक्शन है। क्या है बच्चों ये? इट हैपन्स टू बी अ कॉन्सर्टेड एक्शन। कॉन्सर्टेड एक्शन मतलब सबने एक जैसा काम किया है, तो भी इसे अग्रीमेंट माना जा सकता है। भले ये लोग कभी मिले नहीं, बट अगर ये एक परिस्थिति में या एक अंडर गिवन सर्कमस्टेंसेज अगर एक जैसा काम ये लोग करते हैं, तो हम इसको भी क्या मान सकते हैं बच्चों? अग्रीमेंट मान सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज कार्टेल? कार्टेल इज नथिंग, एसोसिएशन, एक समूह है, संगठन है। प्रोड्यूसर, सेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ट्रेडर्स, सर्विस प्रोवाइडर, ये सारे लोग, ये सारे लोगों की क्या है? एसोसिएशन। हिंदी में बोलते हैं साठ गांठ। क्या बोलते हैं हिंदी में? साठ गांठ। जो लोग एक आपस में अग्रीमेंट करते हैं और अग्रीमेंट करके लिमिट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, या फिर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। क्या बच्चों? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल और प्राइस ऑफ गुड्स। बच्चों कुछ नहीं, कुल मिला के कुछ बिजनेसमैन लोग, व्यापारी लोग इकट्ठे होते हैं, और इकट्ठे होके वो क्या करते हैं बच्चों? मार्केट में प्राइस हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, प्रोडक्शन हो गया, इन सारी चीज़ों को क्या करते हैं? कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अच्छे के लिए कंट्रोल नहीं कर रहे हैं बच्चों, कस्टमर को उल्लू बनाने के लिए, कस्टमर को ठगने के लिए कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। क्यों बन जाते हैं कार्टेल बच्चों? अगर मार्केट में कंपटीशन कम है, कम नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं, तो ज़्यादा यूनाइटेड रहेंगे। मार्केट में एंट्री और एग्जिट करना आसान है, सबका प्रोडक्शन कॉस्ट एक जैसा है, तो सारे टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइस वगैरह सब एक जैसा बढ़ा सकते हैं। कस्टमर का डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है, कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, हर एक सबके पास सबकी सामान बनाने की क्षमता ज़्यादा है। ठीक है, मार्केट में सेम बच्चों हाई डिपेंड, तो ये सारी चीज़ें जो क्या है, ये सारे फैक्टर जो है वो कंड्यूसिव है। कंज्यूमर, जो बंदा गुड्स बाय करेगा, गुड्स बाय करता है, या सर्विस को क्या करता है? अवेल करता है। इससे द वन हु बाइज द गुड्स, जो व्यक्ति गुड्स बाय करता है, या फिर सर्विसेज को अवेल करता है। कैसे? फ्री में नहीं, पैसे देकर। जो बंदा गुड्स बाय करता है या फिर सर्विसेज को अवेल करता है, कैसे बच्चों? पैसे देकर। कैसे देता है पैसे? पूरे पैसे पे कर देता है एक बार में, कंसिडरेशन पेड, या फिर प्रॉमिस करता है, या फिर पार्टली पेड एंड पार्टली प्रॉमिस, आधा दे रहा है आधा प्रॉमिस कर रहा है, या फिर डिफर्ड पेमेंट सिस्टम, इंस्टॉलमेंट के सिस्टम के अंदर खरीद रहा है बच्चों। ठीक है, ना मतलब देर इज अ कंसिडरेशन, प्लस जिसने खरीदा है उसका कंसेंट लेके जो व्यक्ति गुड्स को यूज कर रहा है वो भी क्या है? कंज्यूमर है। प्लस जो व्यक्ति गुड्स खरीद रहा है किस पर्पस के लिए? जो व्यक्ति कमर्शियल पर्पस के लिए गुड्स खरीद रहा है, इवन ही इज अ कंज्यूमर। ये ध्यान में, गुड्स हो गया, पर्सन हो गया बच्चों। देन नाउ
रेलिवेंट मार्केट, रेलिवेंट ज्योग्राफिक मार्केट एंड रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट, पीसीएम, तीन चीज़ें जो अपने एक्ट में ना, अपने सिलेबस में बहुत कम बताया रेलिवेंट मार्केट वगैरह के बारे में, बट इट्स अ वेरी गुड टर्म, रेलिवेंट मार्केट, रेलिवेंट ज्योग्राफिक और रेलिवेंट प्रोडक्ट। रेलिवेंट मार्केट वह मार्केट है जिसको हम डिटरमाइन करते हैं रेलिवेंट ज्योग्राफिक मार्केट और रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट करने के बाद। रेलिवेंट ज्योग्राफिक मार्केट इज द मार्केट जिसको सीसीआई डिक्लेयर करता है एज अ रेलिवेंट मार्केट, जहाँ पे बेसिकली सीसीआई अपनी इंक्वायरी करने के टाइम पे इस मार्केट पे फोकस करेगा, मतलब जहाँ के कंज्यूमर को एक्चुअली में नुकसान हो रहा है एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस से, जहाँ के कंज्यूमर्स को नुकसान हो रहा है उसको हम रेलिवेंट मार्केट बोलते हैं। रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट, रेलिवेंट ज्योग्राफिक और रेलिवेंट प्रोडक्ट, मतलब ज्योग्राफिक फैक्टर और प्रोडक्ट फैक्टर, ये दोनों फैक्टर्स देखने के बाद किसी मार्केट को ज्योग्राफिक या किसी मार्केट को रेलिवेंट मार्केट। ज्योग्राफिक मार्केट क्या है बच्चों? एक ऐसा मार्केट है जहां पे कंपटीशन की कंडीशन एकदम सेम है, डिमांड और सप्लाई गुड्स की क्या है बच्चों, एकदम सेम है। मतलब अगर दिल्ली और गुड़गांव या गुरुग्राम, इन दोनों मार्केट्स के अंदर बच्चों जो कंपटीशन की स्थिति है, कंपटीशन की कंडीशन है, चाय कॉफी, लोगों के टेस्ट प्रेफरेंसेस सब कुछ एक जैसे हैं बच्चों। और यहाँ के लोगों को फर्क पड़ता है एक ही चीज से, अगर दूध के प्राइस 5 रुपए प्रति लीटर बढ़ जाए तो यहाँ के दोनों के लोगों को फर्क पड़ता है बच्चों। ठीक है, तो एक ऐसा मार्केट जहाँ पे कंडीशन ऑफ कंपटीशन सेम है और जो नेबरिंग मार्केट की जो नेबरिंग मार्केट की जो कंपटीशन की हालत है या डिमांड और सप्लाई की हालत है वो वहां से अलग है। ठीक है, तो अगर दूध का प्राइस जैसे फॉर एग्जांपल इनके बगल में एक और सिटी मथुरा मान लीजिए, तो दूध का प्राइस अगर मथुरा में 2 रुपए लीटर से बढ़ जाए तो वहां के लोगों की हालत खराब हो जाती है, पर दिल्ली और गुरुग्राम के लोगों की हालत खराब नहीं होती। तो बच्चों ये जो दिल्ली और गुरुग्राम का मार्केट है इसको अपन क्या मान सकते हैं, रेलिवेंट मार्केट मान सकते हैं। नाउ रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट क्या है बच्चों? एक ऐसा प्रोडक्ट मार्केट या एक ऐसा मार्केट जहां पे क्या है बच्चों, जहां पे प्रोडक्ट के क्या अवेलेबल हैं बच्चों, जहां पे प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं। सब्स्टिट्यूट मतलब गुड्स का यूज, गुड्स का प्राइस, गुड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हम देखें तो जिस मार्केट में प्रोडक्ट के क्या अवेलेबल हैं बच्चों, सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं, उस मार्केट को हम क्या कह सकते हैं, तो उस मार्केट को हम रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट कहते हैं। ठीक है, अच्छा, कोई भी मार्केट ज्योग्राफिक या प्रोडक्ट मार्केट कब बनता है बच्चों? मतलब किसी मार्केट में कंडीशन ऑफ कंपटीशन सेम और नेबरिंग मार्केट से अलग कब हो सकती है? वहाँ के लोगों की लैंग्वेज, वहाँ के लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, वहाँ के लोगों के कस्टम्स, वहाँ पे गुड्स की सप्लाई का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वहाँ पे उस पर्टिकुलर गुड्स को प्रोड्यूस करने वाले स्पेशलाइज्ड प्रोड्यूसर्स, गवर्नमेंट के ट्रेड बैरियर्स, गवर्नमेंट का रेगुलेटरी बैरियर्स। कई जगहों पे फॉर एग्जांपल दूध का सेल बैन है तो वहाँ के सेल बैन है तो वहाँ के लोगों को दूध के बारे में पता ही नहीं है। तो रेगुलेटरी, ट्रेड बैरियर्स, लॉ, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज, ये सारे फैक्टर्स के आधार पे क्या होता है बच्चों, एक मार्केट अपने नेबरिंग मार्केट से क्या हो जाता है बच्चों, अलग हो जाता है। तो ये आपको ध्यान, ठीक है, चलिए, तो ये आपको ध्यान में रखना है। हाँ, अब आ जाइए डायरेक्टली रेगुलेशन, इस चैप्टर के सेक्शन 3 में आ जाइए। व्हाट इज सेक्शन 3? सेक्शन 3 ऑफ दिस चैप्टर डील्स विद एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स। तो बच्चों एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिए बच्चों। इस चैप्टर में मेन है सेक्शन 3 जो एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट से डील करता है, सेक्शन 4 जो किससे डील करता है बच्चों, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन से डील करता है, सेक्शन 5 जो डील करता है बच्चों, तीन, सेक्शन 6 कहीं ना कहीं रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन है, 19, 26, 31 ये बेसिकली इंक्वायरीज वगैरह से डील करता है बच्चों। कुछ सेक्शंस हैं जो यहाँ पे अपने को काफ़ी ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है और अपने को एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा क्या है, रेलिवेंट है। चलिए ध्यान से देखते हैं। तो नेक्स्ट इज एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट नंबर 3। लेट्स सी,
सेक्शन 3 सबसेक्शन 1। चलो अपन डायरेक्टली आते हैं कि कौन कौन से एग्रीमेंट्स एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला बिड रैगिंग और कल्यूसिव बिडिंग। ये बच्चों एक प्रकार से दिस इज अ टाइप ऑफ एंटी कॉम्पिटिटिव और ये हॉरिजेंटल एग्रीमेंट माना जाता है। ठीक है, सो व्हाट इज बिड रिगिंग और कलिसिव बिडिंग? अच्छा, एक चीज याद रखिए, एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स का मतलब ऐसे अग्रीमेंट जो अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट कॉज करते हैं कंपटीशन के ऊपर। ऐसे अग्रीमेंट जिन अग्रीमेंट के चलते क्या होता है बच्चों, ऐसे अग्रीमेंट जिन अग्रीमेंट्स के चलते कंपटीशन के ऊपर अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट होता है, उन अग्रीमेंट्स को अपन क्या कहते हैं बच्चों? दोज अग्रीमेंट्स आर रेफर्ड एज एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट। अब बच्चों एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट के अंदर एक हो गया बिड रिगिंग और कॉल्यूसिव बिडिंग। व्हाट इज बिड रिगिंग और कॉल्यूसिव बिडिंग? बच्चों ये हॉरिजेंटली होता है, मतलब फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक रोड बनाने का टेंडर लॉन्च किया और इसके लिए 200 करोड़ रुपए का रिजर्व प्राइस रखा कि 200 करोड़ रुपए से बिड करो, जो सबसे कम प्राइस पे हमें रोड बना के देगा हम उसको क्या कर देंगे। बोलिए सूरज जी कैसे हैं? हाँ, तो जो सबसे कम प्राइस पे हमें रोड बना के देगा हम तो गवर्नमेंट के हिसाब से रोड कितने बननी चाहिए? 200 करोड़ में। अब बच्चों अगर मान लो 40 बिडर्स आते हैं बिड करने के लिए, जस्ट इमेजिन कि 40 बिडर्स अगर बिड करने के लिए आते हैं, क्या होगा? तो गवर्नमेंट मतलब आपस में कंपटीशन होगा, तो गवर्नमेंट बहुत श्योर है कि 200 करोड़ अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं खर्च करना, तो लगभग 170 180 करोड़ में क्या हो जाएगा? 170 180 करोड़ में क्या हो जाएगा? मेरा रोड बन के क्या हो जाएगा? रेडी हो जाएगा। लेकिन बच्चों क्या किया इन्होंने, ये 40 लोग आते हैं, 40 के 40 लोग बोलते हैं डोंट वरी, हम में से कोई एक दूसरे के खिलाफ बिड नहीं करेगा। 40 में से 20 लोग बोलते हैं अरे हम तो बिड करेंगे नहीं, अरे पप्पू जी हैं हम तो जा रहे हैं, हम तो बिड करने में बिल्कुल दिलचस्पी रखते ही नहीं है। नाउ बिड्स बाय रोटेशन, एक काम करो, अपन 40 लोग हैं, देखो अभी 40 टेंडर निकलने वाले हैं गवर्नमेंट के, इसमें मेरे को बिड करने दो, आप लोग अगले में करना, ऐसे करके हम सब लोग आपस में मिल बांट के खाते हैं। ओह, आउटसाइड बिडर, अच्छा 40 में से ये 10 बिडर तो बिहार के हैं, सालों को बाहर फेंको, और 4 कश्मीर के, साले पाकिस्तानी जाओ यहाँ से। हाँ, उसके बाद अग्रीमेंट टू सबमिट आइडेंटिकल बिड्स। आइडेंटिकल बिड्स मतलब 200 करोड़ है, चलो अपन क्या करेंगे, सब लोग 200 करोड़ पे ही अप्लाई करेंगे। सब लोग कितने पे अप्लाई करेंगे? सब लोग बिड 200 करोड़ पे ही अप्लाई करेंगे, बाकी हाँ 40 के 40 बिड्स आई 200 करोड़ के ऊपर, सरकार लकी ड्रॉ निकालेगी। मतलब कुल मिला के कंपटीशन का फायदा मिला है नहीं मिला? नहीं मिला। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों बिड रिगिंग। इज दैट क्लियर? मेरे नोट्स में मैंने आपको इसका एग्जाम्पल भी दिया है बच्चों। नेक्स्ट आ जाइए, एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट की सेकंड टाइप, वर्टिकल अग्रीमेंट। वर्टिकल अग्रीमेंट के अंदर सबसे पहला है टाइन अग्रीमेंट। टाइन अग्रीमेंट का मतलब जो गुड्स तुमको खरीदना है उस गुड्स को खरीदने की कंडीशन ये है कि तुमको कोई दूसरा गुड्स भी खरीदना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर तुमको सिलेंडर खरीदना है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन से, तो तुमको गैस का चूल्हा भी खरीदना टाइन अग्रीमेंट। नेक्स्ट इज एक्सक्लूसिव डीलिंग अग्रीमेंट। इस अग्रीमेंट के जरिए परचेजर या फिर सेलर किसी भी तरीके से क्या किए जाते हैं, रिस्ट्रिक्ट किए जाते हैं कि तुम किसी और के गुड्स में डील नहीं कर सकते। अगर मेरे सामान खरीदना है, एक्सक्लूसिव डीलिंग मतलब इफ यू वांट टू डील विथ मी यू कैन नॉट डील विथ एनीवन, इफ यू वांट टू परचेज फ्रॉम मी, मेरे से अगर सामान खरीदना है तो तुम मेरे कॉम्पिटिटर से परचेज नहीं करोगे। ये पहला। बायर भी कंडीशन डाल सकता है, बॉस दुष्यंत सर अगर आप मेरे को पढ़ाना चाहते हो ना तो आप किसी और को नहीं पढ़ाओगे। तो बायर या सेलर दोनों एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं नॉट टू डील इन गुड्स और सर्विसेज ऑफ एनी। ठीक है, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन अग्रीमेंट बच्चों कुछ नहीं बच्चों, मार्केट आपस में शेयर कर लेना, प्रोडक्शन को कम कर देना। ठीक है, या फिर एरिया एलोकेट कर लेना कि इस एरिया में सिर्फ मैं ही सामान बेचूंगा, इस एरिया में मैं ही सामान बेचूंगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन खत्म कर देना, डिस्ट्रीब्यूशन को रिस्ट्रिक्ट करना कि इस एरिया में कम इतना सामान डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस एरिया में इतना सामान डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये हो सकता है। और उसके बाद रिफ्यूजल टू डील। रिफ्यूजल टू डील इज व्हाट बेटा?
एक ऐसा अग्रीमेंट जो रिस्ट्रिक्ट करता है या रिस्ट्रिक्ट कर सकता है किसको बच्चों? बाय एनी मेथड द पर्सन और क्लासेस ऑफ पर्सन टू whom गुड्स आर सोल्ड और फ्रॉम गुड whom गुड्स आर बॉट। इधर देखो, इधर देखो। अब बच्चों अब आप मुझसे पूछेंगे सर एक्सक्लूसिव डीलिंग अग्रीमेंट और रिफ्यूजल टू डील में क्या डिफरेंस? करेक्ट है, अगर आपने याद हो एक्सक्लूसिव डीलिंग अग्रीमेंट और रिफ्यूजल टू डील में बेसिकली डिफरेंस क्या है? रिफ्यूजल टू डील में अपार्ट फ्रॉम डीलिंग इन अदर गुड्स हम किसी और मेथड के थ्रू भी आपको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको मुझे सामान सप्लाई करना है, अगर आप मुझे सामान सेल करना चाहते हो तो तुमको रॉ मटेरियल उस पर्टिकुलर बंदे से ही खरीदना पड़ेगा। तो इसमें थोड़ा सा एक लेवल आगे जाके मैं क्या करता हूँ, मतलब इसमें मैं आपको डील करने के अलावा रिफ्यूजल डील में डील करने के अलावा मैं आपको दूसरे तरीके से भी क्या कर सकता हूँ बच्चों, बायर या सेलर एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। रीसेल प्राइस मेंटेनेंस, व्हाट इज रीसेल प्राइस मेंटेनेंस? बच्चों आप, मतलब मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, आप मेरे डीलर हैं, मैंने आपको एक प्राइस लिस्ट दे दी है और मैंने बोला है कि इस प्राइस के नीचे गुड्स नहीं बेचोगे। जैसे फॉर एग्जांपल महिंद्रा के महिंद्रा के इंदौर में 4 शोरूम हैं, चारों शोरूम में महिंद्रा स्कॉर्पियो का प्राइस सेम ही है। महिंद्रा हैज 4 शोरूम्स इन इंदौर एंड ऑल 4 शोरूम्स हैव द सेम प्राइस। चारों शोरूम का प्राइस एक जैसा। क्या है ये? चारों शोरूम में आपको स्कॉर्पियो का प्राइस एक ही जैसा मिलेगा। क्यों? क्योंकि महिंद्रा क्या फॉलो करता है? महिंद्रा रीसेल प्राइस मेंटेनेंस की पॉलिसी क्या करता है, फॉलो करता है। तो आपको महिंद्रा के जो डीलर्स हैं वो आपस में कॉम्पीट करते दिखने वाले नहीं हैं। क्या ध्यान? अच्छा, जॉइंट वेंचर अग्रीमेंट्स, जो जॉइंट वेंचर अग्रीमेंट है, फिर ट्रेडमार्क, पेटेंट, इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए अग्रीमेंट्स होते हैं, जेवी अग्रीमेंट्स होते हैं। तो बच्चों ये सारे अग्रीमेंट्स जो हैं बच्चों, जोग्राफिकल डिज़ाइन, जैसे मैकडोनल्ड आपको अपनी फ्रेंचाइजी देता है तो वो बोलता है कि मेरे मेरे लोगों को, मेरे ट्रेडमार्क को आप किसी और सामान पे यूज़ मत करना। तो बच्चों अगर ये सारी कंडीशंस हैं, कोई इंसान आपके खिलाफ ये सारी कंडीशन इम्पोज करता है अपने पेटेंट ट्रेडमार्क को प्रोटेक्ट करने के लिए, या जॉइंट वेंचर पार्टनर्स एक दूसरे के ऊपर क्या लगाते हैं, रेस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाते हैं, तो क्या नहीं होगा बच्चों, ये सेक्शन 3 की कैटेगरी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेक्शन। अब अगला जो सेक्शन है दैट इज व्हाट बेटा? नेक्स्ट सेक्शन जो है दैट इज सेक्शन नंबर 4। सेक्शन 4 क्या बोलता है एक बार देखते हैं। सेक्शन 4 इज व्हाट बेटा? सेक्शन 4 मैंने बोला सेक्शन 3, 4 और 5 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 4 है प्रोहिबिशन ऑन अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। सबसे पहले तो बच्चों अगर आपको मैं बोलूं कि डोमिनेंट पोजीशन को तुम अब्यूज मत करो, सेक्शन 4 बोलता है कि वंस यू कम एट द डोमिनेंट पोजीशन यू आर नॉट सपोज टू अब्यूज इट। आपको उस डोमिनेंट पोजीशन को क्या नहीं करना है, अब्यूज नहीं करना। चलिए, तो डोमिनेंट पोजीशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ जो एक एंटरप्राइज एंजॉय करती है या फिर ग्रुप एंजॉय करता है, कहाँ पे? रेलिवेंट मार्केट में। अब रेलिवेंट मार्केट सीसीआई डिसाइड करता है, और तो इट्स अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। और इस स्ट्रेंथ के चलते वो एंटरप्राइज स्ट्रेंथ के चलते वो एंटरप्राइज मार्केट में इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करती है इररिस्पेक्टिव ऑफ कॉम्पिटिटिव फोर्स। मतलब मार्केट में कॉम्पिटिटिव फोर्सेस या कंपटीशन जैसा भी, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर वो अपने कॉम्पिटिटर्स को या फिर अपने कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस कर सकती है, उन्हें प्रभावित कर सकती है। मतलब मैं अगर कुछ करूं तो मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। और मतलब मैं इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रहा हूँ, मतलब मैं अपने प्रोडक्ट का सामान बढ़ा भी दूं तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो मेरी जो बादशाहत है वो बरकरार रहेगी। लेकिन मैंने अगर अपने प्रोडक्ट के प्राइस गिरा दिए तो बाकी मार्केट खत्म हो जाएगा बच्चों। तो मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूँ।
तो तुम डोमिनेंट पोजीशन पे आ सकते हो अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर आप फुलफिल करते हो, इफ यू सेटिस्फाई एनी ऑफ द कंडीशंस, आप डोमिनेंट पोजीशन पे आ जाओगे। और डोमिनेंट पोजीशन पे आना अच्छी बात है। कंपटीशन एक्ट के अंदर डोमिनेंट पोजीशन पे अगर आप हो तो गवर्नमेंट को कोई आपसे प्रॉब्लम नहीं है। पर बच्चों अगर आपने डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज किया, तुमने अगर अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ का गलत फायदा उठाया, जैसे होंडा एक्टिवा, अडानी गैस, अडानी गैस को हरियाणा में एकमात्र अधिकार है बच्चों कि अगर किसी को गैस परचेज करनी है हरियाणा में, पाइपलाइन वाली गैस जो घर पे आती है, तो उसको गैस कनेक्शन अडानी से ही लेना पड़ेगा। अगर बिल तुम्हारा ड्यू है, तुमने एक स्पेसिफिक टाइम तक पे नहीं किया तो तुमको ब्याज लगेगा, लेकिन तुमने कनेक्शन कटवा दिया, अडानी ने तुमसे 10,000 रुपए का डिपॉजिट लिया है और अडानी ने अगर तुम्हारा डिपॉजिट वापस नहीं किया टाइम पे, तो अडानी को कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा बच्चों। ऐसी शर्त अडानी ने अपने कस्टमर्स के लिए डाली, कस्टमर के खिलाफ डाली। मामला कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट ने बोला अडानी बाबा आप तो डोमिनेंट पोजीशन अब्यूज कर रहे हो, क्योंकि पूरे हरियाणा में गैस सप्लाई करने का राइट तो सिर्फ आपके पास है, और अगर आप ऐसी अनफेयर और डिस्क्रिमिनेटरी कंडीशन डालोगे तो इसको हम क्या मानते हैं? तो हम मानेंगे दैट इज अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। तो कैसे? आप गलत कंडीशन डाल रहे हो, आप गलत प्राइस चार्ज करते हो, आप दूसरे प्लेयर्स को मार्केट में एंट्री नहीं मानने देते। जो प्लेयर ऑलरेडी मार्केट में है, जो प्लेयर मार्केट में ऑलरेडी हैं, आप उनको कस्टमर तक पहुंचने नहीं दे रहे हो। आप गुड्स बेचते टाइम ऐसी कंडीशन डाल रहे हो जिनका गुड्स से कोई कनेक्शन है ही नहीं। मेरे सामान खरीदना है तुमको तो ब्लैक कलर की शर्ट पहन के मेरी दुकान में आना पड़ेगा, ठीक है? एक मार्केट में डोमिनेंट पोजीशन है, उसका यूज करके तुम क्या कर रहे हो? दूसरे डोमिनेंट पोजीशन में एशियन पेंट पेंट बेचता है और पेंट के मार्केट में उसकी डोमिनेंट पोजीशन है, वो सीमेंट बेचना चालू कर रहा है, तो उसने अपने सारे डीलर्स को बोल दिया क्या कि तुमको अगर एशियन पेंट की डीलरशिप कंटिन्यू करनी है तो तुम सबको सीमेंट की डीलरशिप भी लेनी पड़ेगी। क्या है बच्चों? डोमिनेंट पोजीशन एक मार्केट की तुम यूज करके कहाँ घुस रहे हो बच्चों? एक मार्केट की डोमिनेंट पोजीशन यूज करके आप दूसरे मार्केट में ठीक है? तो ये भी आपको बच्चों ध्यान में रख, ठीक है? प्रीडेटरी प्राइस का मतलब क्या होता है? दो चीजें, आप कॉस्ट के नीचे बेच रहे हो गुड्स को, गुड्स को आप कॉस्ट के नीचे बेच रहे हो। दूसरा क्यों बेच रहे हो? बिकॉज आप कंपटीशन को एलिमिनेट करना चाहते हैं, कंपटीशन को खत्म करना है। ओके, उसके बाद ये तो अपन बाद में पढ़ते हैं डिवीजन। चलिए नाउ कम टू सेक्शन 5, रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन क्या है बच्चों? ये मर्जर हो सकता है, रेगुलेशन ऑफ कंट्रोल हो सकता है, ये अमलगमेशन, ठीक है? तो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हो सकता है बच्चों? इट कैन बी बाय वे ऑफ मर्जर, इट कैन बी बाय वे ऑफ एक्विजिशन, इट कैन बी बाय वे ऑफ अमलगमेशन ऑफ कंपनीज एंटरप्राइज, ठीक है? और मर्ज होने के बाद, मर्ज होने के बाद जो इनकी कंबाइंड वैल्यू है, अच्छा ध्यान से देखिए, मर्ज होने के बाद जो क्या है इनकी बच्चों, मर्ज होने के बाद जो भी इनकी कंबाइंड वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ एसेट्स या फिर टर्न ऑफ इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर, मर्ज होने के बाद इनकी जो कंबाइंड वैल्यू एसेट्स और टर्नओवर के टर्म्स में इंडिविजुअली, इंडिविजुअली मतलब अगर मान लो एक्स लिमिटेड, चलो एक मिनट, इंडिविजुअली या फिर ग्रुप में, इंडिविजुअल एसेट्स और ग्रुप के एसेट्स, इंडिविजुअल टर्नओवर और ग्रुप का कंबाइन ना, एक्स और वाई का मिला के या फिर एक्स और वाई के ग्रुप का मिला के, ठीक है? एसेट्स या टर्नओवर क्या कर रहे हैं बच्चों? थ्रेशोल्ड जो है, थ्रेशोल्ड मतलब यहाँ पे जो लिमिट्स हैं उसके अबव है, तो आपके कॉम्बिनेशन को रेगुलेट कौन करेगा? आपके कॉम्बिनेशन को रेगुलेट करेगा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। योर कॉम्बिनेशन विल बी रेगुलेटेड बाय
कंपटीशन। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहला तो इंडिविजुअली एक्स और वाई लिमिटेड मर्ज हो रहे हैं, कंबाइन होने के बाद इनके एसेट्स अगर इतने हैं या फिर टर्नओवर इतना है, पहले देखेंगे इसको क्रॉस कर रहा है क्या, इसके ऊपर जा रहा है क्या। दूसरा अपन चेक करेंगे ग्रुप, ग्रुप में कौन आ जाएगा, आपकी सब्सिडरीज वगैरह आ जाएंगी। नाउ ग्रुप की डेफिनेशन इन्होंने दी है, तो जैसे एक्स लिमिटेड है तो एक्स लिमिटेड की सब्सिडरीज आ सकती हैं। देन जिस कंपनी में आप 26% या उससे ज़्यादा होल्ड करते हैं वो आ जाएंगी। तो सारी ग्रुप कंपनीज को मिला के, दोनों के एक्स का ग्रुप और वाई का ग्रुप दोनों का मिला के अगर एसेट्स कितने हो रहे हैं, इस 10,000 के ऊपर जा रहे हैं, 10,000 करोड़ के ऊपर, या फिर टर्नओवर कितने के बच्चों, इन चारों में से कोई भी एक क्राइटेरिया, इन चारों में से कोई भी एक क्राइटेरिया अगर आप क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो। ठीक है, दूसरा दूसरा है इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया। ये कब होगा बच्चों, अगर कोई एक पार्टी, एक पार्टी या दोनों पार्टीज इंडिया की नहीं है। तो एक पार्टी या दोनों पार्टीज इंडिया की नहीं है, इंडिया की नहीं है मतलब दे माइट नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, बट इंडिया इंडिया में उनका एसेट्स है, उनकी ब्रांच वगैरह इंडिया में ऑपरेट करती है। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक पार्टी या दोनों पार्टीज इंडिया की नहीं है, बट उनका इंडिया में प्रेजेंस है, बिजनेस में उनका प्रेजेंस है और वो मर्ज हो रही है। ठीक है, तो उनके टोटल एसेट्स इंडिविजुअली 1.25 बिलियन के हैं और उसमें इंडिया में कम से कम कितने हैं, 1250 करोड़ के। उनके ग्रुप के एसेट्स 5 बिलियन के हैं और उस 5 बिलियन में इंडिया में कितना है, कम से कम 1250। उनका टर्नओवर इंडिविजुअली, उनका टर्नओवर मिला के 3.75 बिलियन के ऊपर है। इंडिया में कम से कम कितना है, 3750 का है। ग्रुप का इतना है और ग्रुप के टर्नओवर में इतना कम से कम इंडिया में। तो इन सारे क्राइटेरियाज में से अगर आप किसी भी क्राइटेरिया को क्या करते हो, एक्सीड करते हो। ठीक है बच्चों, आप अगर मॉड्यूल देखेंगे ना तो आपके मॉड्यूल में तीन चार दो या तीन क्राइटेरियाज हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बना के क्राइटेरिया बता सकती है। तो ये क्राइटेरिया सबसे अपडेटेड क्राइटेरिया है बच्चों, आपको यही क्राइटेरिया फॉलो करना है एग्जाम के लिए। हाँ जी बच्चों, तो यू नीड टू फॉलो दिस, मैम एक मिनट, तो ये क्राइटेरिया आपको फॉलो करना है। तो इनमें से अगर आप किसी भी क्राइटेरिया को क्या करते हैं, इनमें से किसी भी क्राइटेरिया को आप क्या करते हैं, एक्सीड करते हैं, तो क्या होगा बच्चों, तो आपके ऊपर क्या होगा बच्चों, कंपटीशन एक्ट क्या होगा, एप्लीकेबल हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट वैल्यूज को चेंज कर सकती है। ग्रुप का मतलब क्या है, अगर बच्चों दो या दो से ज्यादा एंटरप्राइज किसी कंपनी में 26% या उससे ज़्यादा वोटिंग राइट एक्सरसाइज करती हैं, या फिर उसका मैनेजमेंट कंट्रोल करती हैं, या फिर उससे उसमें 50% से ज़्यादा बोर्ड मेंबर अपॉइंट करती हैं, तो वो एंटरप्राइज किसका पार्ट बन जाएगी बच्चों, ग्रुप का पार्ट बन जाएगी। उसके बाद डी मिनिमाइज एग्जाम्पशन लिमिट्स है बच्चों, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आया था, अगर आपको याद हो। देर आर डी मिनिमाइज एग्जाम्पशन लिमिट्स, क्या है बच्चों ये डी मिनिमाइज एग्जाम्पशन लिमिट्स। हाँ जी, तो डी मिनिमाइज एग्जाम्पशन लिमिट के अंदर क्या हो रहा है बच्चों, मान लो रिलायंस, अब बच्चों रिलायंस के खुद के एसेट्स 1 लाख करोड़ के हैं, तो अगर वो किसी 100 करोड़ की कंपनी को भी खरीदे तो वो कंबाइंड एसेट तो वो क्राइटेरिया में आ जाएंगे नहीं। तो इस केस में डी मिनिमाइज एग्जाम्पशन लिमिट है बच्चों, डी मिनिमाइज एग्जाम्पशन लिमिट ये बोलती है कि आप अगर किसी ऐसी कंपनी को अक्वायर कर रहे हो या किसी ऐसी कंपनी को मर्ज कर रहे हो जिसके एसेट्स कितने के हैं, 450 करोड़ से ज्यादा के नहीं है, या फिर एसेट अगर 450 करोड़ ज्यादा के हैं पर उसका टर्नओवर 1250 करोड़ ज्यादा का नहीं है, तो अगर आप ऐसी कंपनी को अक्वायर कर रहे हो तो आपके ऊपर कंपटीशन एक्ट, आपके मर्जर और अमलगमेशन के ऊपर कंपटीशन एक्ट ला और ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद जो आपके एसेट्स वगैरह हैं उसके अंदर ब्रांड वैल्यू, गुडविल, कॉपीराइट ये सब आएगा बच्चों। टर्नओवर का मतलब टर्नओवर जो कंपनी के ऑडिटर्स क्या करें बच्चों, सर्टिफाई करें। ठीक है, वैल्यू ऑफ एसेट में सेम बच्चों, बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स जो ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट में बच्चों वो सब आएगी, वो बुक्स ऑफ अकाउंट जो आपने आरओसी के साथ क्या कर रखी है, फाइल कर रखी है बच्चों। ठीक है? बच्चों ये सब अगर नहीं पढ़ा, ये सारे ये डी डी मिनट्स के नीचे का अगर आपने ये सब रीड भी कर लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद मामला, तो बच्चों आपको क्या करना है बच्चों, कुल मिला के
कुल मिलाकर व्हाट यू हैव टू डू, कुल मिला के आपको ये बता दिया है कि अगर आप उस क्राइटेरिया को मीट करते हो तो आपके कॉम्बिनेशन को कौन रेगुलेट करेगा। हाँ। उसके बाद मुझे ये फैक्टर्स हम बेसिकली आगे देखेंगे, सेक्शन 19 के सारे फैक्टर्स बताएंगे। अच्छा, तो ये अभी थोड़ा सा होल्ड पे रखना, अभी नीचे आ जाओ। ऐसे कौन कौन से कॉम्बिनेशन हैं, ऐसे कौन कौन से कॉम्बिनेशन है जहाँ पे आपको सीआई के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे कौन कौन से कॉम्बिनेशन है जहाँ पे, हाँ जी गरिमा जी प्लीज़ बताइए बेटा, ऐसे कौन कौन से कॉम्बिनेशन जहाँ पे सीसी अप्रूवल। ध्यान से देखो, अगर एक्विजिशन कितना है, अगर आप 25% तक का वोटिंग राइट एक्वायर कर रहे हैं कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप 50% वोटिंग राइट एक्वायर कर रहे हैं, मैं किसी टारगेट कंपनी में 50% वोटिंग राइट एक्वायर कर रहा हूँ, बट मेरे 50% एक्वायर करने से मेरे पास उस कंपनी का कंट्रोल नहीं आ रहा है। उसके बाद मेरे पास ऑलरेडी 50% है और मैं 50% के ऊपर जा रहा हूं, पर इससे बच्चों कोई भी कंट्रोल ट्रांसफर नहीं हो रहा है। मतलब अगर जॉइंट कंट्रोल है तो वो जॉइंट कंट्रोल ही, वो सिंगल कंट्रोल में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी है, ब्लैक रॉक जैसे बड़े बड़े फंड, ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, रॉ मटेरियल वगैरह परचेज करते हो और एक्विजिशन ऑफ द एंटरप्राइज इन द सेम ग्रुप। रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर रिलायंस रिटेल के को अक्वायर कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया सेक्शन 5 तक। नेक्स्ट इज सेक्शन रेगुलेशन, सेक्शन 6। ऑनलाइन वाले बच्चों सब मेरे साथ हैं, जल्दी 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 जल्दी। अरे कहाँ 300 लोग हैं यहाँ पर, रिप्लाई करने सिर्फ 10 लोग आते हैं, जल्दी बताओ। ऑल आर देयर, मजा आ रहा है, रिवाइज हो रहा है नहीं हो रहा है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक सबको? जल्दी टाइप करो यार, कंजूसी मत करो, जल्दी जल्दी जल्दी। इज एवरीवन विद मी? हाँ जी, सूरज जी, उर्वशी जी, करीना जी, पीके जी, पूजा गुप्ता जी, दिव्यांशी जी, महक जी, इज एवरीवन विद मी? तव्य जी, चलो दैट्स ग्रेट, दैट्स रियली नाइस। चलो ग्रेट बच्चों, ग्रेट। चलिए कंपटीशन एक्ट खत्म करेंगे बच्चों। कंपटीशन एक्ट बच्चों, मैं स्पीड मैंने काफी स्लो रखी है बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से इसको क्या करें, कंप्लीट करें। दैट्स रियली नाइस। चलिए, आज बच्चों लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट भी पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को। इसके बाद मैं सोच रहा हूँ लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट ही स्टार्ट करूँ। चलो अब हम आ जाएंगे बच्चों, मेन सेक्शन कौन सा है अपना? दैट्स नाइस बेटा, दैट्स नाइस। अब बच्चों मेन सेक्शन अपना है कॉम्बिनेशन को रेगुलेट करना। करेगा, सेक्शन 6 कहता है कि कोई भी पर्सन या फिर कोई भी एंटरप्राइज अगर कॉम्बिनेशन में जा रही है, ठीक है, और उस कॉम्बिनेशन के चलते क्या होने हो सकता है बच्चों, अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट हो सकता है कंपटीशन पर। थैंक यू बेटा सूरज, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। विल बी वर्किंग वेरी हार्ड, बहुत मजे से कराऊंगा। और मैंने बोला है कि जितने भी डिफिकल्ट टॉपिक है मैं आज सारे खत्म कराऊंगा, आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हाँ जी, तो ये बोलता है सेक्शन 6, अगर कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन होता है पर्सन या एंटरप्राइज के बीच में विच कॉजेज और इज लाइकली टू कॉज अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट, और अगर वो कॉम्बिनेशन हो गया तो उसको क्या कर देंगे बच्चों, मतलब अगर ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जिसके चलते अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट होगा कंपटीशन पे, तो उसको क्या डिक्लेयर कर दिया जाएगा, वाइड डिक्लेयर कर। ठीक है। सेक्शन 6 का सबसेक्शन 2 बोलता है कि कोई भी एंटरप्राइज कॉम्बिनेशन में जा रही है उसको सीसीआई को क्या करना है, एक नोटिस देना है। कब नोटिस देना है बच्चों? आफ्टर एनी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स, इन इवेंट्स के बाद में बच्चों, इन इवेंट्स के होने के बाद में, पर कॉम्बिनेशन कंप्लीट होने के पहले आपको नोटिस देना है। पहला, दोनों कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या कर दिया है, मर्जर को अप्रूव कर दिया है, या फिर क्या हो गया है बच्चों, अग्रीमेंट एग्जीक्यूट हुआ है। किसको बच्चों? अग्रीमेंट या फिर कोई अदर डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ है, मर्जर और अमलगमेशन, या फिर जैसे मर्जर और अमलगमेशन का प्रपोजल, ये मर्जर का प्रपोजल बोर्ड बोर्ड मीटिंग में अप्रूव होता है, और एक्विजिशन टेक ओवर के केस में क्या होता है बच्चों, अग्रीमेंट होता है। तो ये दोनों इवेंट्स होने के तुरंत बाद आप क्या कर दो, इन्फॉर्म कर दो। ठीक है। उसके बाद सेक्शन 2A क्या बोलता है कि जिस दिन आपने सीसीआई को नोटिस दिया है, ऊपर ये आपने नोटिस दिया है,
जिस दिन आपने सीसीआई को नोटिस दिया है उसके कितने दिन तक, 150 डेज तक कोई भी आपका एक्विजिशन कंप्लीट नहीं हो सकता। ठीक है, तो यू ऑल्सो नीड टू नोट कि जिस दिन आपने सीसीआई को क्या दिया है, अच्छा, जिस दिन आपने सीसीआई को नोटिस दिया है, जिस दिन आपने सीसीआई को नोटिस दिया है उसके 150 दिन तक कोई भी कॉम्बिनेशन एक्टिव नहीं होगा, या फिर सीसीआई ने अगर क्या कर दिया 150 दिन के पहले ही ऑर्डर दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके बाद सीसीआई क्या करेगा बच्चों, जैसे ही आपका सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 का नोटिस पहुंचता है, किसके पास पहुंचता है, सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 का नोटिस जैसे ही सीसीआई के पास पहुंचता है, समीर थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू, जैसे ही आपका, बस एक रिक्वेस्ट है, टाइम स्टैम्प दे देना क्लास के बाद, प्रॉमिस। हाँ जी, उसके बाद सीसीआई क्या करेगा, तो जैसे ही सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 का नोटिस सीसीआई को मिलता है, सीसीआई क्या करना स्टार्ट करेगा, सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 के हिसाब से सीसीआई क्या करेगा, डील करना क्या शुरू करेगा। ठीक है, नाउ अच्छा, अगर बच्चों आप प्रिस्क्राइब्ड क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, डी मिनिमाइज एग्जाम्शन अगर आपको याद है, लेकिन आपको नोटिस देने से एग्जाम्शन नहीं मिला है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 के अंदर नोटिस दे दिया है और सीसीआई आपने नोटिस दे दिया है और सीसीआई ने बोल दिया कि हमको आपका नोटिस मिल गया, तो आप समझ लो सीसीआई ने आपको अप्रूवल दिया, समझा। डीमिनिमाइज एग्जाम्शन था, आप एग्जाम्शन एग्जाम तो थे पर आपको नोटिस देना था, क्योंकि आप वो थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करे तो आपको नोटिस तो देना है, बट आप एग्जाम थे, आपको सीसीआई का अप्रूवल, आपका जो कॉम्बिनेशन था वो अप्रूव, तो अगर बच्चों आप प्रिस्क्राइब क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं पर आप नोटिस देने से एग्जाम नहीं है, तो आप नोटिस दे दीजिए, और नोटिस का एक्नॉलेजमेंट, नोटिस सीसीआई को अगर मिल जाता है, सीसीआई ने एक्नॉलेज कर दिया कि हमको नोटिस मिल गया, तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आप मान लेना सीसीआई ने अप्रूव कर दिया है। ठीक है, कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अगर आपके शेयर सब्सक्राइब करता है, आपने शेयर्स कंपनी के शेयर प्लेज किए थे लोन लेने के टाइम पे, और वो लोन रिपे नहीं कर पाए तो प्लेज किए हुए शेयर बैंक को मिल गए, तो इन सारे केसेस में सेक्शन 5 एप्लीकेबल नहीं होगा, बट आपको जो भी ट्रांजेक्शन है उसकी जानकारी आपको देनी है। अब बच्चों सेक्शन 29 बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, आपने नोटिस दिया सीसीआई को, सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 के अंदर आपने नोटिस दिया था ना, अब सीसीआई के पास वो नोटिस पहुंच गया है, दैट नोटिस हैज रीच टू सीसीआई। अब सीसीआई आगे की कार्यवाही कैसे करे, हाउ वुड सीसीआई फर्दर इन्वेस्टिगेट, तो सीसीआई नोटिस देने के बाद सीसीआई क्या करेगा बच्चों, सबसे पहले नोटिस आने के बाद सीसीआई एक ओपिनियन बनाएगा क्या, कि इससे, इस कॉम्बिनेशन से अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट हो सकता है, कितने दिन के अंदर, जिस दिन आपने सीसीआई को नोटिस दिया है, बच्चों जिस दिन आपने सीसीआई को नोटिस दिया है, कि आपका नोटिस मिला है सीसीआई को, ऊपर जो सेक्शन के 30 दिन के अंदर सीसीआई प्राइम ऑफिस, उसके बाद सीसीआई क्या करेगा, सीसीआई वापस 30 दिन के अंदर ओपिनियन बनाने के बाद, ओपिनियन बनाने के बाद सीसीआई एक नोटिस भेजेगा पार्टीज को, और पार्टीज से बोलेगा कि बताओ मैं तुम्हारे अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन क्यों ना करूं, और पार्टीज को 15 दिन का क्या देगा, टाइम देगा शो कॉज नोटिस का क्या करने की, अप्लाई करने की। उसके बाद सीसीआई के पास क्या आ जाएगा, पार्टीज का रिस्पॉन्स आ जाएगा, उसी दौरान सीसीआई क्या करेगा, डायरेक्टर जनरल को बोलेगा कि तुम भी क्या करो, अपने साइड से क्या करो, इंक्वायरी शुरू करो। ठीक है, उसके बाद रिस्पॉन्स आने के 7 डेज के अंदर, या फिर डायरेक्टर जनरल की रिपोर्ट आने के 7 डेज के अंदर, विच एवर इज लेटर, सीसीआई पार्टीज को बोलेगा कि नेक्स्ट 7 डेज के अंदर, सीसीआई पार्टीज को डायरेक्शन देगा कि नेक्स्ट 7 डेज के अंदर
अपने कॉम्बिनेशन की जानकारी क्या करो, पब्लिश करो, ताकि पब्लिक को क्या हो जाए, तुम्हारे कॉम्बिनेशन के बारे में पता चल जाए। ठीक है। उसके बाद जिस डेट को तुमने पब्लिश किया कि 10 डेज के अंदर सीसीआई लोगों को बोलता है कि क्या लो, जिसको भी लगता है कि इसमें प्रॉब्लम है, इस कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम है, वो लोग क्या ले सकते हैं बच्चों, दे ऑल दोज पीपल कैन टेक ऑब्जेक्शन। कितने दिन के अंदर ले सकते हैं बच्चों, 10 डेज के। ठीक है। उसके बाद यहाँ तक मामला शांत हो गया। उसके बाद सीसीआई जो है 29A और 31 के हिसाब से केस को डील करेगा। उसके बाद ध्यान से, अच्छा एक मिनट, 10 डेज के अंदर ऑब्जेक्शन आ गए थे। उसके बाद सीसीआई आपसे क्या मांग सकती है, पार्टीज से एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांग सकती है जो पार्टीज को 10 डेज के अंदर देनी थी। ठीक है। और पार्टीज अगर 10 डेज के अंदर इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रही थी तो पार्टी सीसीआई से क्या मांग सकती थी, एडिशनल टाइम। तो ये हो गया 29। अब उसके बाद चालू हो जाएगा डिस्कशन 29A। तो 29 के अंदर क्या हो गया, 30 दिन के अंदर ओपिनियन बनाया, देन पार्टीज को नोटिस दिया, पार्टीज को बोला 15 दिन के अंदर रिप्लाई दो, रिप्लाई आने के 7 दिन के अंदर या डीजी की रिपोर्ट 7 दिन के अंदर, विच एवर इज लेटर, डायरेक्शन दिया कि अगले 7 दिन में क्या करो, पब्लिश करो। पब्लिश होने के 10 डेज के अंदर लोगों ने ऑब्जेक्शन लिए, ऑब्जेक्शन आने के बाद, ऑब्जेक्शन आने के बाद अगले 7 डेज के अंदर ऑब्जेक्शन आने के सीसीआई क्या कर सकता है, पार्टी से एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांग सकता है। बस इतना कवर्ड था कहाँ पे बच्चों, सेक्शन नंबर 9 में। अब नेक्स्ट इज 29A। ये बच्चों बहुत सारे बच्चे जिनकी क्लास में अमेंडमेंट नहीं हुआ होगा या अमेंडमेंट नहीं करवाया होगा आपकी क्लास में, तो बच्चों ये आपके नोट्स में नहीं होगा। 29A आपको अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से देखिए। चलिए बच्चों, तो लेट्स सी 29A क्या बोलता है बच्चों। तो 29 सेक्शन की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अगर सीसीआई को लगता है कि कॉम्बिनेशन है, मतलब अभी से ही कॉम्बिनेशन का असर दिखने लगा है, या हो सकता है एप्रिशिएबल एडवर्स, इट शैल इश्यू स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्शन टू द पार्टी। तो सीसीआई को लगता है कि भाई, सीसीआई को लगता है एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन होगा। ठीक है। तो सीसीआई पार्टीज को बोल सकता है कि 25 डेज के अंदर, मतलब सीसीआई आपको स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्शन भेजेगा और आपसे बोल सकता है 25 डेज के अंदर बताओ कि वाई शुड वी अलाउ योर कॉम्बिनेशन। सीसीआई पार्टी से बोल सकता है भाई 25 डेज के अंदर बताइए आई शुड बी अलाउ योर कॉम्बिनेशन। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अब पार्टीज अपना रिप्लाई देंगे। पार्टीज को अगर लगता है कि नहीं यार सीसीआई सही बोल रहे हैं, और पार्टीज सीसीआई को सजेस्ट करती हैं कि सर जो आप बोल रहे हो ना एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन है, उसको हम ठीक कर सकते हैं स्कीम को क्या करके, स्कीम को मॉडिफाई करके। तो वो क्या कर सकते हैं, सीसीआई को क्या सजेस्ट कर सकते हैं, 25 डेज के अंदर एक मॉडिफिकेशन सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन बच्चों सीसीआई और दिमाग खराब हो गया, सीसीआई तुम्हारे मॉडिफिकेशन को एक्सेप्ट नहीं करती। ठीक है। तो बच्चों जिस दिन आपने सजेस्ट किया था ना मॉडिफिकेशन, उसके 12 डेज के अंदर सीसीआई आपको एक्सप्लेन करेगी। सीसीआई क्या करेगी, आपको एक्सप्लेन करेगी कि तुम्हारा मॉडिफिकेशन उचित क्यों नहीं है। ठीक है। उसके बाद सॉरी, एक मिनट, सीसीआई तुमको इन्फॉर्म करेगी कि तुम्हारे कॉम्बिनेशन, तुम्हारे मॉडिफिकेशन से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। और आपको 12 डेज का टाइम और देगी कि आप क्या सजेस्ट करो, रिवाइज मॉडिफिकेशन सजेस्ट करो। अच्छा, तो तुम्हारे मॉडिफिकेशन को सीसीआई जब लौटाएगी कि नहीं तुम्हारे मॉडिफिकेशन से कुछ नहीं होगा, यहाँ पे टाइम नहीं बताया, तो सीसीआई जब तुम्हारे मॉडिफिकेशन लौटाएगी तुमको 12 डेज का टाइम दे सकती है कि 12 डेज के अंदर तुम रिवाइज मॉडिफिकेशन दो, फिर से नया मॉडिफिकेशन दो। ठीक है। उसके बाद ये ध्यान में रखना, उसके बाद तुम्हारा रिवाइज मॉडिफिकेशन आएगा, सीसीआई क्या करेगी, नेक्स्ट 12 डेज के अंदर
सीसीआई नेक्स्ट 12 डेज के अंदर क्या करेगी, रिवाइज्ड मॉडिफिकेशन क्या करेगी, इवेलुएट। इज दैट क्लियर? उसके बाद 30 तो ठीक है, उसके बाद सेक्शन 31, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज सेक्शन 31? सेक्शन 31 में क्या बोलता है? ऑर्डर्स ऑफ कमीशन ऑन सर्टेन मॉडिफिकेशन। सबसे पहला सीसीआई को लगता है कि कॉम्बिनेशन, तुम्हारे कॉम्बिनेशन से कंपटीशन के ऊपर कोई भी अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सीसीआई डायरेक्टली अप्रूव कर देगा। सीसीआई को लगता है कि कॉम्बिनेशन से मार्केट खराब होगा, अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट होगा, तो सीसीआई बोल देगा कॉम्बिनेशन होना ही नहीं चाहिए। उसके बाद सीसीआई को लगता है कि कॉम्बिनेशन में अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट तो होगा, पर उसको मॉडिफिकेशन से क्या किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। सेक्शन 31 पढ़ा रहा हूं मैं। तो सीसीआई तुम्हारे कॉम्बिनेशन को अप्रूव कर देगा सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन। ठीक है। उसके बाद अब बच्चों प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम मतलब, अगर सीसीआई ने तुम्हारा मॉडिफिकेशन अप्रूव कर दिया तो तुम्हारी जिम्मेदारी क्या थी? तुमको स्कीम मॉडिफिकेशन है, तुम्हारे कॉम्बिनेशन मॉडिफिकेशन कितने टाइम के अंदर करना था? जितना टाइम कौन अलाउ करे, सीसीआई अलाउ करे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ अगर सीसीआई ने बोला है कि कॉम्बिनेशन इफेक्टिव नहीं होगा, सीसीआई ने तुमको टाइम बताया था कि इतने टाइम के अंदर मॉडिफिकेशन करो, तुमने मॉडिफिकेशन नहीं किया, या फिर सीसीआई को लगता है कि तुम्हारे मॉडिफिकेशन से भी कॉम्बिने मतलब एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट खत्म नहीं होगा, तो सीसीआई चाहे तो तुम्हारे कॉम्बिनेशन को क्या कर सकता है, वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। क्या? और अगर सीसीआई ने नोटिस मिलने के 125 दिन के अंदर, 150 दिन के अंदर कोई भी अप्रूवल, कोई भी तुमसे किसी भी प्रकार का कम्युनिकेट नहीं किया, तो तुम मान सकते, क्या मान सकते, यू कैन कंसीडर डीम्ड, आप डीम्ड अप्रूवल हैं आपको। सीसीआई की ड्यूटीज क्या है बच्चों? उसके बाद बच्चों, अगर एग्जाम की बात करूं तो मुझे और प्रोविजन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है सेक्शन ईयर में। यहाँ देखिए ना, सेक्शन 90 क्या है बच्चों? 90, इंक्वायरी इनटू सर्टेन अग्रीमेंट्स एंड, सर्टेन एग्रीमेंट्स मतलब एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट एंड अब्यूज ऑफ डोमिनेंट। तो बच्चों सेक्शन 19 डील करता है इंक्वायरीज इनटू सर्टेन एंड डोमिनेंट। कुछ नहीं बच्चों, तो बहुत सिंपल सेक्शन है कि सीसीआई को शिकायत कौन कर सकता है सेक्शन 19 के अंदर। तो कमीशन अब्यूज ऑफ डोमिनेंस या फिर एंटी अग्रीमेंट अब्यूज एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट वाले केसेस में खुद से इंक्वायरी कर सकता है, या फिर किसी कंज्यूमर या फिर किसी कंज्यूमर एसोसिएशन या ट्रेडी एसोसिएशन की कंप्लेंट पे। ठीक है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी ने कोई रेफरेंस दिया, उसके आधार पे हम आपके अगेंस्ट इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद नाउ व्हाट आर द पैरामीटर्स, ये सारे पैरामीटर्स हम इंक्वायरी के टाइम पे ध्यान रखेंगे। ठीक है, मतलब ये दोनों ही जगह मतलब मैं अब्यूज ऑफ डोमिनेंस में भी और एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट दोनों जगहों पे मैं ये पैरामीटर देख सकता हूँ। क्रिएशन ऑफ बैरियर्स टू एंट्री, ड्राइविंग एक्सेस कंप्यूटर, फोर क्लोजर ऑफ कंपटीशन। फोर क्लोजर का मतलब कंपटीशन क्लोज हो जाना, एक सीमित दायरे में बंद के रह जाना कंपटीशन का, कस्टमर को मिलने वाले बेनिफिट्स कम हो जाना। वैसे जब कोई कंपनी डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज करती है तो याद रखना प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट, साइंटिफिक डेवलपमेंट बंद हो जाते हैं बच्चों। क्यों? क्योंकि वो डोमिनेंट पोजीशन पे बच्चों, वो क्यों रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करेगी, लोग उसको वैसे ही पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो टेक्निकल ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, फिर बंद हो जाएंगी, ये आपको ध्यान में। अच्छा, क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन डोमिनेंट पोजीशन पे है या नहीं है, मतलब पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, क्या कोई एंटरप्राइज डोमिनेंट पोजीशन पे है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा बच्चों?
हाँ जी बच्चों, क्या कोई एंटरप्राइज डोमिनेंट पोजीशन पे है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? सबसे पहले उसका मार्केट शेयर देखेंगे, रिसोर्सेज देखेंगे, उसके कॉम्पिटिटर्स कितने स्ट्रांग है वो देखेंगे, कस्टमर प्रोडक्ट के ऊपर कितना डिपेंडेंट है, मार्केट का स्ट्रक्चर, ऑनलाइन मार्केट है, ऑफलाइन मार्केट है, मार्केट का साइज कितना बड़ा है, सोशल ऑब्लिगेशन क्या है, मतलब क्या आपको समाज का, जैसे चाइना जैसी कंट्री में सोशल ऑब्लिगेशन कुछ है ही नहीं, भाड़ में जाओ, जितना कंज्यूमर को चूस सकते हो उतना चूसो। उसके बाद क्या गवर्नमेंट एंटिटी ने मोनोपोली एक्वायर की है, बायर की काउंटर विलिंग पावर कितनी, याद रखना जितना कंपटीशन स्ट्रांग होगा बायर की काउंटर विलिंग पावर उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी। और कोई दूसरे फैक्टर जो सीसीआई को क्या लगते हैं, उचित लगते हैं, ये सारे फैक्टर्स कौन कंसीडर करेगा, सीसीआई। अच्छा, लिमिटेशन पीरियड कितने साल का है बच्चों? बच्चों यहाँ पे याद रखना लिमिटेशन पीरियड, सीसीआई के सामने, सीसीआई के पास अगर आपको कोई शिकायत करने जाना है देन लिमिटेशन पीरियड इज 3 years, ये ध्यान में रखना। इंक्वायरी इनटू कॉम्बिनेशन, बच्चों सीसीआई जब आपके कॉम्बिनेशन को अप्रूव करेगा, ये डिसाइड करेगा कि कॉम्बिनेशन से यू नो एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट होता है या नहीं होता है कंपटीशन के ऊपर, मार्केट शेयर ऑफ कंबाइंड एंटिटी, आपके कॉम्बिनेशन के बाद कितने बिजनेस फेल हो सकते हैं, बैरियर्स टू एंट्री, आपके कॉम्बिनेशन से एग्जिस्टिंग प्लेयर को मार्केट छोड़ के भागना पड़ेगा, लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन द मार्केट, मतलब कितनी कंबाइंड एंटिटीज ऑपरेट कर रही है मार्केट में, जिस प्रोडक्ट को बनाने वाली एंटिटीज कंबाइन हुई है क्या वो प्रोडक्ट इंपोर्ट होता है इंडिया में, इनोवेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, सारी चीजें। रेफरेंस बाय कमीशन, मुझे कुछ नहीं, सीसीआई अगर किसी दूसरी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के सामने कोई सजेशन, कोई प्रोसीडिंग वगैरह चल रही है और सीसीआई कोई सजेशन लेना चाहता है तो उस अथॉरिटी को 60 days के अंदर क्या देना है, अपना ओपिनियन। प्रोसीजर ऑफ इंक्वायरी अंडर सेक्शन 19 क्या था? सेक्शन 19 में एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट और अब्यूज ऑफ डोमिनेंस, ये पैरामीटर्स बताए गए थे और ये बताया गया था कि उन सेक्शंस के अंदर शिकायत कौन कर सकता है। पैरामीटर्स बताए गए थे और ये बताया गया था कि उन सेक्शन के अंदर शिकायत कौन कर सकता है। तो अब क्या करना है बच्चों, व्हाट वी हैव टू डू, तो यहाँ पे अपने को देखना है व्हाट इज द प्रोसीजर। यहाँ देखो बच्चों, और एक ही चीज़ याद रखना आपको, जब इंक्वायरी की बात आती है तो कमीशन किसके ऊपर रिलाय करता है बच्चों, वेन एवर इट इज अबाउट मेकिंग इंक्वायरी, कमीशन किसके ऊपर रिलाय करता है, कमीशन रिलाय करता है छू डीजी, डायरेक्टर जनरल की। देखो, तो कमीशन अब्यूज ऑफ डोमिनेंस और एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट के केस खुद से इंक्वायर कर सकता है या फिर ये लोगों ने कंप्लेंट दी के आधार पे। अगर सीसीआई को लगता है कि तुमने जो कंप्लेंट दी है वो ऑलरेडी किसी प्रीवियस कंप्लेंट के अंदर कवर्ड है तो सीसीआई दोनों कंप्लेंट्स को क्या कर सकता है, मर्ज कर सकता है। आपकी कंप्लेंट रिसीव करने के बाद सीसीआई को लगता है कि देयर इज अ प्राइमा फेसी केस, मतलब आपकी कंप्लेंट रिसीव करने के सीसीआई को लगता है कि नहीं यार, देयर 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 इज अ केस, देयर इज अ केस, तो सीसीआई क्या कर सकता है, सीसीआई किसको केस दे देगा, डीजी को दे देगा, ठीक है? अच्छा, अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट्यूटरी अथॉरिटी कंप्लेंट आई थी और सीसीआई को लगता है कि कोई प्राइम ऑफिस केस नहीं है, तो सीसीआई मैटर को क्लोज कर देगा और रिपोर्ट किसको भेजेगा, गवर्नमेंट को भेज देगा कि भाई हमने मैटर क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। डायरेक्टर जनरल के पास एप्लीकेशन देने का कोई राइट नहीं है, मतलब डायरेक्टर जनरल सीसीआई को एप्लीकेशन देके ये नहीं बोल सकता कि मुझे लगता है कि वो गड़बड़ कर रहे हैं और उनके खिलाफ क्या करो, आप इंक्वायरी करो, ठीक है? हाँ, उसके बाद अब क्या होगा बच्चों, सीसीआई स्टार्ट करेगा। सीसीआई जो सेक्शन 19 के अंदर मैंने आपको पैरामीटर्स बताए थे, उन पैरामीटर्स के अगेंस्ट, उन पैरामीटर्स के ऊपर इंक्वायरी करना शुरू कर देगा। पहले तो रेलिवेंट मार्केट डिटरमाइन करेगा, रिपोर्ट देगा, डायरेक्टर जनरल इंक्वायरी की रिपोर्ट सीसीआई को देगा, डायरेक्टर जनरल रिपोर्ट देगा। उसके बाद रिपोर्ट को इंक्वायर करने के बाद, रिपोर्ट को चेक करने के बाद कमीशन को लगता है कि एक बार और इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहिए, फर्दर इन्वेस्टिगेशन वन, तो सीसीआई डायरेक्टर को बोल सकता है कि जाओ एक बार और इंक्वायरी करो, ठीक है? तो डायरेक्टर वापस से क्या करेगा, फर्दर इंक्वायरी वन कंप्लीट करेगा, फर्दर इंक्वायरी वन, और क्या देगा, सप्लीमेंट्री रिपोर्ट देगा, ठीक है? उसके बाद रिपोर्ट आने के बाद जो फर्दर इंक्वायरी वन की रिपोर्ट आई थी, या सॉरी, जो फर्स्ट रिपोर्ट आई थी, पहली वाली रिपोर्ट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने कंप्लेन की थी तो इंक्वायरी की रिपोर्ट उनको ही भेजते हैं। उसके बाद
आफ्टर कंसिडरिंग द ऑब्जेक्शन कमेंट, सीसीआई को लगता है कि सीसीआई मतलब सीसीआई की जो डीजी की रिपोर्ट थी हमने सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को भेजी थी, और डीजी की रिपोर्ट बोल रही थी कि मैटर में कोई दम नहीं, क्लोज कर देना चाहिए। तो सीसीआई क्या करेगा, डायरेक्टर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट की कॉपी भेजने के बाद उनके कमेंट पढ़ने के डायरेक्टली मैटर को क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। उसके बाद टीजी और एसजी के ऑब्जेक्शन रिसीव करने के बाद सीसीआई को क्या लगता है कि फर्दर इंक्वायरी करनी चाहिए। वापस से क्या होगी बच्चों, अच्छा ये इंक्वायरी फर्स्ट है या सेकंड है बच्चों? बच्चों ये वाला प्रोसीजर अपन कब फॉलो कर रहे हैं, जब इंक्वायरी किसके आदेश पे हुई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के आदेश पे जब इंक्वायरी हुई थी, तो पहली वाली जो रिपोर्ट थी वो अपन ने किसको भेजी थी, जो फर्स्ट रिपोर्ट थी वो अपन ने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को भेजी थी। तो वो रिपोर्ट आने के बाद हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दिया डीजी का फर्स्ट रिपोर्ट जो आया था, और उनकी रिपोर्ट आने के बाद सीसीआई को लगता है या सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट वाले बोलते हैं कि नहीं यार रिपोर्ट उतनी क्लियर नहीं है और फर्दर इंक्वायरी करवाओ। तो ये भी बेसिकली क्या है, फर्स्ट फर्दर इंक्वायरी होगी, ठीक है। उसके बाद डीजी को लगता है फर्दर इंक्वायरी, एक मिनट, कमीशन आफ्टर रिसीट, अब फर्स्ट रिपोर्ट या फर्दर रिपोर्ट आ गई, सेकंड फर्स्ट फर्दर रिपोर्ट भी आ गई फर्स्ट, उसके बाद लगता है कि नहीं यार एक बार और इंक्वायरी करनी चाहिए। तो बच्चों एक बार और इंक्वायरी मतलब फर्स्ट इंक्वायरी भी हो सकती है, फर्स्ट फर्स्ट फर्दर, एक मिनट, इन्वेस्टिगेशन भी हो सकती है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन, और फर्दर इन्वेस्टिगेशन आने के बाद एक और फर्दर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और उसके बाद सीसीआई क्या पास कर देगा, ऑर्डर पास कर देगा। उसके बाद बच्चों ये सीसीआई है बच्चों, ये तो आप पूरा एक बार रीड ही कर सकते हैं, टाइम पास ही है पूरा, ठीक है। फिर सीसीआई के डिसीजन से अगर आप खुश नहीं है तो आप एनसीएलटी जाएंगे, तो एनसीएलटी में कब जाना है, कितने बार जाना है, ये एक बार आप चेक कर सकते हैं। फिर सीसीआई अपनी प्रोसीजर खुद रेगुलेट करेगा। पेनल्टी वगैरह अगर सीसीआई ने लगाई है तो उसको बिल्कुल इनकम टैक्स ड्यू की तरह रिकवर किया जाएगा आपसे। फिर ये पेनल्टी है, फिर मैंने ऐसे नोट्स लिख दिए हैं बच्चों, और पेनल्टी के लिए ये चार्ट है बच्चों, चार्ट आप सब ज़रूर देखिएगा, ये चार्ट एक बार ज़रूर देखिए। और उसके बाद बच्चों मैंने टोटल 18 केस लॉज यहाँ पे दिए हुए हैं, ये सारे 18 केस लॉज, सारे 18 केस लॉज हैं, और यकीन मानिए जो फर्स्ट हो सकता है, जो आपके एग्जाम में फर्स्ट वाला क्वेश्चन आए, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू गेट इन द एग्जाम, वो हो सकता है इस केस लॉ से आए, ठीक है। तो ये आपको, जैसे ये अडानी गैस वाला केस आ चुका है जून 24 में, यहाँ से केस। तो बच्चों ये सारे केसेस इस बार जो एग्जाम में आया था वो सीसीआई वर्सेस सेल आया था बच्चों, इस बार के करंट एग्जाम में जो आया था वो सीसीआई सेल आया था। तो बच्चों ये चैप्टर अपना खत्म होता है, और अगला चैप्टर आप मुझे कौन सा स्टार्ट करना है? हम्म, चले, मैं सोच रहा था एक बार ये लीगल मेट्रोलॉजी छोटा सा चैप्टर है, ये देख लेते हैं। ये देखते हैं बच्चों। अच्छा मैं 5 मिनट में आया, सुसु ब्रेक लेके, और उसके बाद हम ये चैप्टर शुरू कर सकते हैं, लीगल मेट्रोलॉजी।